कहानी की शुरुआत टिम नाम के एक सीधे साधे और शाई किस्म के लड़के से होती है जो समुद्र के किनारे बने एक खूबसूरत से घर में अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में उसके पिता बहुत शांत स्वभाव के इंसान है जो हर बात बड़ी समझदारी से करते हैं और हमेशा किताबों में खोए रहते हैं। टिम की माँ उसे बहुत प्यार करती है और उसकी छोटी बहन किट कैट पूरे परिवार की जान है। उसकी मस्तियां और चुलबुलापन उदासी नाम की चीज को कभी घर में आने ही नहीं देता। वो सब रोजाना ही समुद्र के किनारे काफी वक्त गुजारते हैं, हर हफ्ते साथ में एक मूवी देखते हैं और हर साल नए साल के मौके पर उनके घर में एक बड़ी पार्टी भी होती है जिसमें उनके रिश्तेदार और दोस्त सब मिलकर खूब जश्न मनाते हैं। इस साल भी वही माहौल था, सबने खूब मस्ती की और रात हंसी खुशी बीत गई। अगली सुबह टिम के पिता उसे अपने कमरे में बुलाते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आज तुम 21 साल के हो गए हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब तुम्हारे दादाजी ने मुझे भी इसी तरह बुलाया था। टिम को बात कुछ समझ नहीं आती। वो तुरंत पूछता है कि क्या कोई खास बात है। इस पर उसके पिता कहते हैं कि हमारे परिवार के मर्दों के पास एक ऐसा राज है जिसके बारे में बाहर की दुनिया नहीं जानती। हम लोग समय में पीछे जा सकते हैं, यानी हम अपने बीते हुए वक्त में लौट सकते हैं, लेकिन भविष्य में कभी नहीं जा सकते। पहले तो टिम को लगा कि उसके पिता मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही शांत मुस्कान थी। वो कहते हैं कि जब पहली बार मेरे पिता ने मुझे ये बात बताई थी तब मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अगर तुम्हें सच में जानना है तो किसी अंधेरी जगह पर जाओ, अपनी मुट्ठी बंद करो और जिस समय में वापस जाना चाहते हो उसके बारे में पूरी ताकत से सोचो। टिम जाते जाते मजाक में कहता है कि अगर ये सब झूठ निकला और फिर आपने मेरी मजाक बनाई तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन जिस गंभीरता से उसके पिता ने ये बात बताई थी उससे अब तक टिम की उत्सुकता बढ़ चुकी थी। वो अपने कमरे की अलमारी में जाता है, दरवाजा बंद करता है, मुट्ठी कसकर बंद करता है और पिछली रात हुई न्यू ईयर पार्टी के बारे में सोचने लगता है। अचानक जब वो आंखें खोलता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो उसने पार्टी वाली रात पहने थे। बाहर से वही म्यूजिक सुनाई दे रहा था। नीचे जाकर देखता है तो सचमुच वही पार्टी दोबारा चल रही थी। अब की बार उसे पता था कि पिछली रात उसने कहां कहां गलतियां की थी, इसलिए वो इस बार सब कुछ पहले से बेहतर तरीके से करता है। कुछ देर बाद वो वापस अपने वर्तमान में लौट आता है और सीधे अपने पिता के पास पहुंचकर कहता है कि ये सच है, ये ताकत सचमुच काम करती है। अब उसके पिता मुस्कुराकर उससे एक सवाल पूछते हैं कि बताओ इस ताकत का इस्तेमाल तुम किस काम के लिए करोगे। टिम जल्दी से कहता है कि सबसे पहले तो वो पैसा और नाम कमाना चाहेगा, क्योंकि पैसा होगा तो हमें कभी काम ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके पिता उसे तुरंत रोक देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी गलती कभी मत करना। तुम्हारे दादाजी के भाइयों ने भी शुरुआत में यही सोचा था और आखिर में उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, न परिवार न दोस्त और आखिर में ना ही पैसा। और वैसे भी जिंदगी में कभी भी काम को बोझ मत समझना, कुछ ऐसा करो जो वाकई तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता हो। टिम अपने पिता की बात ध्यान से सुन रहा था। वो कहता है कि इस ताकत का इस्तेमाल वो अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार ढूंढने के लिए करेगा। उस रात की पार्टी में उसकी बहन किट कैट को तो जिमी नाम का एक बॉयफ्रेंड मिल गया था, लेकिन अपने शर्मीलेपन की वजह से टिम के लिए बड़ा मुश्किल काम था। कुछ समय बाद किट कैट के बॉयफ्रेंड जिमी की एक कजिन उनके घर पर छुट्टियां बिताने आती है, जिसे देखते ही टिम पहली नजर में उसे पसंद करने लगता है। उसका नाम शार्लेट था और वो अगले 2 महीने उनके घर पर ही रहने वाली थी। अब टिम हर तरह से उसके करीब आने की कोशिश करता है। कभी इसके साथ टेनिस खेलता, कभी समुद्र किनारे घूमने चला जाता, तो कभी घंटों उसके साथ बैठकर बातें करता, लेकिन हर बार उससे कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती, जिससे तुरंत पास्ट में जाकर वो ठीक भी कर देता। लेकिन कुछ चीजें पास्ट में जाकर भी ठीक नहीं होती, जैसे शार्लेट के हाथों टेनिस में पूरी तरह हारना। इस तरह देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और शार्लेट के वापस जाने का दिन आ जाता है। जाने से पहली रात आखिर वो हिम्मत करके उसके कमरे में जाता है और अपने दिल की बात कह देता है। लेकिन शार्लेट मुस्कुराकर कहती है कि तुम आज कह रहे हो, अगर तुमने ये बात 1 महीने पहले कही होती तो ज्यादा अच्छा रहता। ये सुनते ही टिम तुरंत अपने कमरे में जाता है, समय में 1 महीने पीछे लौटता है और इस बार पहले ही शार्लेट से अपने प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन इस बार भी शार्लेट मुस्कुराकर कहती है कि तुम ये बात मेरे जाने के 1 दिन पहले पूछना। अब टिम को समझ में आ जाता है कि शार्लेट उसे पसंद ही नहीं करती। वो कितनी भी बार अतीत में चला जाए, किसी इंसान के दिल में जबरदस्ती प्यार पैदा नहीं कर सकता। आखिरकार वो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है और अगले दिन शार्लेट हमेशा के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद टिम भी अपना घर छोड़कर लंदन चला जाता है। उसका मकसद था वकालत की प्रैक्टिस शुरू करना और साथ ही अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार ढूंढना। लंदन में वो अपने पिता के दोस्त हैरी के घर रहने लगता है, जो थिएटर की दुनिया से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन इस दौरान टिम की जिंदगी में कोई लड़की नहीं आती। एक दिन उसका दोस्त उसे एक ऐसे रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ लोग अंधेरे में बैठकर खाना खाते हैं। वहीं उसकी मुलाकात मैरी नाम की एक लड़की से होती है। दोनों बिना एक दूसरे का चेहरा देखे काफी देर तक बातें करते रहते हैं। धीरे धीरे उनकी बातचीत इतनी दिलचस्प होने लगती है कि वो बाहर आकर एक दूसरे से मिलते भी हैं और जाते जाते मैरी खुद अपना फोन नंबर टिम को दे देती है। उस रात टिम शायद कई महीनों बाद इतना खुश था, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है उसे पता चलता है कि हैरी जिसके घर में वो रहता है वो आज बहुत परेशान है। पता चलता है कि थिएटर में एक बड़ा नाटक था, लेकिन एक कलाकार स्टेज पर अपने सारे डायलॉग भूल गया। उसकी वजह से पूरा नाटक खराब हो गया और दर्शक बीच में ही उठकर चले गए। हैरी के करियर के लिए ये नाटक बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब उसका क्या होगा कुछ
नहीं कहा जा सकता। हैरी की हालत देखकर टिम से उसका दुख देखा नहीं जाता, इसलिए बिना सोचे समझे वो फैसला करता है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल वो हैरी की मदद करने के लिए करेगा। वो कुछ घंटे पीछे समय में जाता है और उस कलाकार को पहले ही उसके सारे डायलॉग याद करवा देता है। इस बार नाटक बिना किसी गलती के पूरा हो जाता है और हैरी की खुशी वापस लौट आती है। टिम भी खुश था कि उसने किसी की जिंदगी बेहतर बना दी, लेकिन फिर उसे मैरी की याद आती है और वो अपना फोन निकालकर उसका नंबर देखने लगता है, लेकिन मैरी का नंबर उसके फोन में अब था ही नहीं। दरअसल उसने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि जिस समय उसकी मैरी से मुलाकात हुई थी उसने उसी समय में वापस जाकर हैरी की मदद की। यानी उसने हैरी का करियर तो बचा लिया, लेकिन बदले में मैरी से मुलाकात वाला वो खूबसूरत पल हमेशा के लिए खो दिया। यानी मैरी से उसकी मुलाकात कभी हुई ही नहीं। अब टिम एक बहुत बड़ी उलझन में फंस चुका था। अगर वो फिर से पीछे जाकर मैरी से मिलता तो हैरी का नाटक दोबारा खराब हो जाता, और अगर हैरी की मदद करता तो मैरी उसकी जिंदगी में कभी आएगी नहीं, क्योंकि दोनों घटनाएं एक ही समय पर हुई थी। आखिर वो किसी और तरीके से मैरी को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। वो उसी रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन कैश में पेमेंट होने की वजह से वहां भी मैरी का कोई पता नहीं चलता। फिर एक दिन अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक उसे एक बात याद आती है। मैरी ने बताया था कि उसे मशहूर आर्टिस्ट केट मॉस बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, टिम समझ जाता है कि एक फैन होने के नाते वो केट मॉस की आर्ट गैलरी में जरूर जाती होगी। टिम अगले ही दिन उसी आर्ट गैलरी में पहुंच जाता है, लेकिन पूरा दिन वहीं बैठे रहने के बाद भी मैरी वहां उसे नहीं मिलती। फिर भी वो हार नहीं मानता और लगातार पूरे एक हफ्ते तक वो रोज उसी गैलरी में जाकर उसका इंतजार करता रहता है, जिसमें उसकी बहन किट कैट भी उसकी मदद करती है, जो अपने बॉयफ्रेंड जिमी से मिलने शहर आई हुई। आखिरकार एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है और मैरी वहां आ जाती है। एक्साइटमेंट में टिम खुशी खुशी उसके पास जाता है, लेकिन जैसे उससे बात करता है उसे एहसास होता है कि मैरी उसे पहचान ही नहीं रही, क्योंकि असल में मैरी के लिए ये उनकी पहली मुलाकात थी, जबकि टिम के लिए दूसरी। अंधेरे रेस्टोरेंट वाली मुलाकात के दौरान टिम के लिए जो फीलिंग्स उसके दिल में जागी थी वो अब थी ही नहीं, बल्कि वो तो उसके लिए एक ऐसा अजनबी था जो बिना वजह उससे चिपके जा रहा था। मैरी के साथ उसकी एक दोस्त भी थी। दोनों बड़ी मुश्किल से टिम के साथ कॉफी पीने के लिए मानती है, जहाँ वो बड़ी चालाकी से पूछता है कि क्या मैरी का कोई बॉयफ्रेंड है। मैरी को ये सवाल थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, फिर भी वो मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड है जिससे पिछले हफ्ते ही उसकी मुलाकात हुई थी। ये सुनते ही टिम चौंक जाता है, जिसे देखकर मैरी भी थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ मैरी का वो बॉयफ्रेंड रूपर्ट आ जाता है, जिसे देखकर अंदर ही अंदर टिम का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दोनों से पूछता है कि उनकी पहली मुलाकात कब और कैसे हुई, मुझे एग्जैक्ट डिटेल बताओ। मैरी और रूपर्ट को टिम की ये बात बड़ी अजीब लगती है। वो हंसकर कहते हैं कि तुम कोई जासूस हो क्या। इस पर टिम बहाना बनाने लगता है, कहता है कि तुम दोनों की लव स्टोरी बड़ी प्यारी है, मैं इसे कहानी के रूप में विजुअलाइज करना चाहता हूँ। आखिर मैरी बता ही देती है कि वो एक बोरिंग पार्टी थी जिसमें रूपर्ट से उसकी मुलाकात हुई। टिम के पूछने पर वो ये सब भी बता देती है कि वो पार्टी कहाँ और किस टाइम पर थी। अब जैसे ही टिम को ये सब पता चलता है वो तुरंत उसी समय में वापस चला जाता है, बल्कि उससे भी थोड़ा पहले पहुंचता है। ये वही समय था जहाँ से कुछ देर बाद मैरी और रूपर्ट की कहानी शुरू होने वाली थी। पार्टी अभी चल रही थी, मैरी भी वहाँ थी, लेकिन रूपर्ट अभी तक वहाँ नहीं पहुंचा था। मैरी अकेले एक कोने में खड़ी थी, जिसे देखते ही टिम सीधे उसके पास पहुंच जाता है और उससे वही बातें करने लगता है जो उससे पहले से पता थी। वो कहता है कि उसे केट मॉस बहुत पसंद है, फिर हंसते हुए कहता है कि शायद वो भी इस पार्टी में बोर हो रही है। ये बात मैरी ने उसे बताई थी कि वो एक बोरिंग पार्टी थी और केट मॉस उसे पसंद है, लेकिन यहाँ पास्ट में मैरी ये सुनकर हैरान रह जाती है, मगर फिर वो इसे एक इत्तेफाक मानती है। उसे लगता है कि उसकी और इस इंसान की पसंद नापसंद एक दूसरे से बहुत मिलती है। इन्हीं बातों से वो टिम की तरफ आकर्षित भी होने लगती है। वो मुस्कुरा कर कहती है कि सच में ये पार्टी बहुत बोरिंग है। फिर टिम उससे पूछता है कि अगर वो चाहे तो दोनों कहीं बाहर चल सकते हैं। मैरी हाँ कर देती है और दोनों पार्टी छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। दरवाजे पर उन्हें रूपर्ट भी मिलता है, लेकिन उसे क्या पता कि मैरी कौन है। अब ना तो मैरी से उसकी मुलाकात होगी और ना वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। इस बार टिम ने किस्मत का पूरा खेल ही बदल दिया था। डिनर के बाद वो मैरी को उसके घर तक छोड़ता है। रास्ते पर दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जानने लगते हैं और मैरी उसे अपने अपार्टमेंट के अंदर भी ले जाती है। यहाँ उनके बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगती है। इसके बाद दोनों रोज एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मैरी उसे अपने मॉम डैड से भी मिलवा देती है और ये भी बता देती है कि वो उससे प्यार करती है। मगर फिर एक दिन टिम को वही लड़की शार्लेट दिख जाती है जिसने उसके प्यार को ठुकरा दिया था। शार्लेट टिम का पहला प्यार थी, इसलिए वो एकदम से उसके पास जाकर उससे बातें करने लगता है, लेकिन शार्लेट का रवैया आज भी वही था। वो बातें तो बहुत अच्छे से कर रही थी, लेकिन बातों बातों में ये भी दिखा रही थी कि उसे आज भी टिम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टिम एक दो बार समय में पीछे जाकर इस मुलाकात को बेहतर बनाने की भी कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। इसलिए वो सब कुछ पहले जैसा करके उससे बिना मिले वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से खुद ही शार्लेट उसे आवाज दे देती है। टिम अब बहुत ज्यादा उससे घुलने मिलने की कोशिश नहीं करता और पार पार जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शार्लेट अब खुद ही उससे चिपकने लगती है और साथ चलते चलते उसे अपने होटल रूम तक ले जाती है। वो उसे पूरा इशारा देती है अपने करीब आने का, लेकिन टिम को अब कुछ ऐसा होता है कि वो शार्लेट की बातों को बीच में ही छोड़कर सीधा मैरी के पास चला जाता है और उसे नींद से ही जगाकर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। मैरी को उसका ये एकदम अलग सा अंदाज बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी वो तो कब से इस पल का इंतजार कर रही थी, इसलिए मुस्कुराते हुए वो एकदम से हाँ कर देती है।
इसके बाद टिम उसे अपने घर ले जाता है और पूरे परिवार से मिलवाता है, जहाँ मैरी की सादगी सबको पहली ही मुलाकात में पसंद आ जाती है। इसके बाद रात को जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, तभी टिम सबको बता देता है कि उसने और मैरी ने शादी करने का फैसला कर लिया है। ये सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है और आखिरकार शादी का दिन भी आ जाता है। लेकिन उस दिन जैसे हर चीज गड़बड़ होने पर तुली थी। कभी तेज बारिश शुरू हो जाती, कभी किसी की स्पीच बिगड़ जाती, तो कभी कोई और छोटी मोटी परेशानी सामने आ जाती। टिम को बारिश से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए तो ये एक यादगार चीज थी, लेकिन दूसरी छोटी मोटी गलतियों को वो बार बार समय पीछे जाकर ठीक करता रहता है। आखिरकार कई कोशिशों के बाद उनकी शादी बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे वो चाहता था। शादी के कुछ समय बाद मैरी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। अब टिम की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने समय में पीछे जाना लगभग छोड़ दिया था। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट है, अब उसे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं रही। लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान की सोच के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन उसकी बेटी का जन्मदिन था। पूरा परिवार उनके नए घर में इकट्ठा हुआ था। काफी देर तक उसकी बहन किटकैट नहीं आई। थोड़ी देर बाद वहाँ उसका बॉयफ्रेंड जिम अकेला पहुंचता है, जो उदास होकर बताता है कि दोनों का झगड़ा हो गया था। किटकैट काफी नशे में थी। गुस्से में वो अकेले कार लेकर निकल गई और अब उसे भी नहीं पता कि वो कहाँ है। ये सुनकर टिम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ देर बाद खबर मिलती है कि किटकैट का एक्सीडेंट हो गया है। जब टिम उसे देखता है तो उसके चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे। उसी पल उसे एहसास होता है कि वो अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया था कि अपनी बहन का दर्द देख ही नहीं पाया। किटकैट अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। जिमी के साथ लगातार खराब रिश्तों ने उसे डिप्रेशन में धकेल दिया था। असल में उसने एक गलत लड़के को चुन लिया था और अब वो हर बात से बचने के लिए शराब का सहारा लेने लगी। कुछ समय बाद जब उसकी तबीयत थोड़ी संभलती है, तब टिम उसके पास बैठता है। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो उसके लिए उतनी ही जरूरी है जितनी मैरी। इसलिए पहली बार वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज अपनी बहन को बता देता है। वो कहता है कि वो समय में पीछे जा सकता है। पहले तो किटकैट को ये मजाक लगता है, लेकिन टिम कहता है कि अगर उसकी जिंदगी में कोई ऐसी बात है जिसे वो बदलना चाहती है तो वो उसकी मदद कर सकता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कमरे के अंधेरे हिस्से में ले जाता है। इस बार टिम अकेला नहीं था। वो पहली बार किसी और को अपने साथ समय में पीछे ले जा रहा था। कुछ ही पल बाद दोनों उसी न्यू ईयर पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां से किटकैट की जिंदगी ने गलत मोड़ लिया था। यहीं पर जिमी से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। किटकैट कुछ पल तक चुपचाप चारों तरफ देखती रहती है। तेज म्यूजिक बज रहा था, सब लोग नाच रहे थे। तभी उसकी नजर जिमी पर पड़ती है। वो बेफिक्र होकर किसी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। ये देखकर पहले तो किटकैट को यकीन नहीं होता कि जिमी का ये रूप वो उसी दिन क्यों नहीं देख पाई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। वो बिना कुछ सोचे सीधे जिमी के पास जाती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार देती है। जिमी पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। किटकैट की आंखों में अब आंसू नहीं थे। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन का सारा बोझ उतर गया हो। वो एक थप्पड़ उसने सिर्फ जिमी को नहीं मारा था, बल्कि अपने अतीत, अपने दर्द और उस रिश्ते को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था, जो कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला था। दूसरी तरफ टिम को महसूस हो गया था कि किटकैट अब अपने पुराने रिश्ते से बाहर निकल चुकी है। जिमी को छोड़ने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ देर बाद दोनों वापस अपने वर्तमान में लौट आते हैं। इस बार टिम अपनी बहन के चेहरे पर एक अलग ही सुकून देखता है। उसकी आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी और अब वो जिमी के साथ नहीं बल्कि टिम के बचपन के दोस्त जेजे के साथ थी। जेजे बहुत अच्छा लड़का था। वो किटकैट को पसंद करता था पर कभी कह नहीं पाया था। अब जब वो उसके साथ है तो टिम देखता है कि जेजे किटकैट का सम्मान करता है और सच में उसकी परवाह करता है। अपनी बहन को इतने समय बाद खुश देखकर टिम भी बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसने अपनी बहन की जिंदगी ठीक कर दी। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि जब वो अपनी बेटी पोजी के पास जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल अब वहाँ पोजी थी ही नहीं, बल्कि उसकी जगह एक छोटा लड़का बैठा था जो उसी का बेटा था। ये देखकर टिम पूरी तरह घबरा जाता है। अगले ही पल उसे उसकी गलती समझ में आ जाती है। वो किटकैट की जिंदगी बदलने के लिए उस समय में गया था जब पोजी का जन्म भी नहीं हुआ था। यानी अतीत में किए गए उस छोटे बदलाव ने उसकी बेटी का अस्तित्व ही मिटा दिया। अब उसी जगह एक दूसरा बच्चा पैदा हुआ था जिसका डीएनए, जिसकी पहचान सब अलग था। टिम उस बच्चे का पिता तो था, लेकिन उसके लिए वो बिल्कुल अजनबी था। उसने उसके साथ जिंदगी का एक भी पल नहीं बिताया था। घबराकर वो तुरंत मैरी के पास जाता है और पूछता है पोजी कहाँ है। मैरी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये पोजी कौन है, क्योंकि उनकी तो ऐसी कोई बेटी थी ही नहीं। ये सुनते ही टिम का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपनी बेटी को वापस कैसे लाया जाए। वो तुरंत अपने पिता के पास पहुंचता है और उनसे सलाह मांगता है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उसे अपनी बहन की जिंदगी बदलने का कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसमें समय से छेड़छाड़ न करनी पड़े। इसलिए वो उसी पल में फिर से वापस जाता है जब उसने बीमार किटकैट को अपना राज बताया था। अब की बार वो उसे कोई राज नहीं बताता, ना ही समय में उसे वापस ले जाता है, बल्कि किटकैट से भरोसा मांगता है कि जो वो दोबारा नहीं होना चाहिए। वो उसे बताता है कि वो पूरे परिवार की कितनी लाडली है। उसे कुछ हो गया तो सबका क्या होगा, कैसे जिएंगे सब लोग। किटकैट को भी बात समझ में आ जाती है। वो भी वादा कर देती है कि उसकी जिंदगी में जो भी गलत चल रहा है, अगर वो ठीक नहीं हो सकता तो वो उससे पीछा ही छुड़ा लेगी, मगर किसी की वजह से अपनी जान नहीं लेगी। अब वो जिमी से अपना हर रिश्ता तोड़ लेती है, जिसके बाद टिम भी उसे थोड़ा सा इशारा
इशारा दे देता है कि उसका दोस्त जेजे किटकैट को दिल ही दिल में पसंद करता है, जिससे किटकैट के लिए और भी आसानी हो जाती है। जेजे बहुत ही हैंडसम लड़का था। किटकैट अब उससे थोड़ा और ज्यादा बातें करने लगती है और बहुत थोड़े ही वक्त में दोनों के बीच सच्चा प्यार पनपने लगता है। उसी वक्त टिम को एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है। कुछ रिश्ते समय में पीछे जाकर नहीं सुधारे जा सकते, उन्हें ठीक होने के लिए वक्त देना पड़ता है। जिंदगी का मुश्किल सफर इंसान को खुद ही तय करना पड़ता है। समय बीतता जाता है। इसी दौरान टिम और मैरी के घर एक और बच्चे का जन्म होता है। अब उनके दो प्यारे से बच्चे थे, एक बेटी पोजी और उसका छोटा भाई। अब टिम को लगने लगा कि उसका परिवार पूरा हो चुका है। चारों तरफ खुशियां थी, लेकिन जिंदगी कभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। एक दिन अचानक उसे पता चलता है कि उसके पिता को एक लाइलाज बीमारी हो गई है और उनके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही हफ्ते बचे। ये खबर सुनकर टिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत अपने पिता के पास जाता है और पूछता है कि क्या इस बार भी समय में जाकर कुछ बदला जा सकता है, लेकिन उसके पिता मुस्कुराते हुए सिर हिला देते हैं। वो कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर वो एक ऐसी बात बताते हैं जो टिम कभी नहीं बोलता। वो बताते हैं कि अगर उन्होंने अपनी जिंदगी बदली होती तो शायद उनकी मुलाकात टिम की माँ से कभी होती नहीं। वो याद करने लगते हैं कि उन्होंने अपनी सिगरेट पीने वाली स्टाइल से ही उसकी माँ को इम्प्रेस किया था। अगर वो सब बदल जाता तो शायद टिम और किटकैट कभी इस दुनिया में आते ही नहीं। टिम को पहली बार एहसास होता है कि जिंदगी की कुछ गलतियां भी खूबसूरत कहानियों की वजह बन जाती है। इसके बाद उसके पिता उसे अपना एक और राज बताते हैं। वो कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी का हर दिन 2 बार जीते हैं। पहली बार बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह, भागदौड़, तनाव और छोटी छोटी परेशानियों के बीच। फिर दिन खत्म होने के बाद वो उसी दिन में दोबारा लौटते हैं, इस बार बिना किसी शिकायत के, हर छोटी छोटी खुशी को महसूस करने के लिए। मजाक में वो ये भी कहते हैं कि इस हिसाब से उनकी उम्र 200 साल से भी ज्यादा हो चुकी है, तो अब मरने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। टिम को अपने पिता की ये बात बहुत पसंद आती है। वो भी हर दिन 2 बार जीने लगता है। पहली बार जैसे आम लोग जीते हैं और दूसरी बार हर पल को पूरी शांति और प्यार के साथ महसूस करते हुए। अब उसे हर छोटी चीज में खुशी मिलने लगी थी, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जिसे वो दोबारा कभी नहीं जीना चाहेगा। वो दिन जब उसके पिता हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए। ये टिम की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। उस वक्त मैरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे संभाला। हालांकि टिम जानता था कि अगर वो चाहे तो समय में पीछे जाकर अपने पिता से फिर मिल सकता है, और कुछ दिन तक वो ऐसा करता भी रहता है। जब भी उसे उनकी याद आती है वो अतीत में लौट जाता है। दोनों घंटों बातें करते और उन खूबसूरत पलों को वो फिर से जी लेता। लेकिन एक दिन मैरी अचानक उससे कहती है कि उसे एक और बच्चा चाहिए। ये सुनते ही टिम बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे तुरंत एहसास होता है कि अगर उनका तीसरा बच्चा पैदा हो गया तो वो फिर कभी अपने पिता से मिलने अतीत में नहीं जा पाएगा, क्योंकि फिर अतीत में लौटना उसके बच्चे का अस्तित्व को बदल सकता था। टिम अपने दिल की बात छिपा लेता है और वो एक बार फिर अतीत में जाता है। अपने पिता के सामने बैठकर वो उन्हें अपनी परेशानी बता ही देता है। ये सुनकर उसके पिता उसका हाथ पकड़ लेते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं कि चलो एक बार और तुम्हारे बचपन में चलते हैं। दोनों फिर उस समय में पहुंच जाते हैं जब टिम एक छोटा बच्चा था। समुद्र किनारे दोनों मिलकर रेत का किला बनाते हैं, लहरों के साथ खेलते हैं और हंसते रहते हैं, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी डर के। उस पल में सिर्फ एक ही चीज थी, प्यार। ऐसा प्यार जो समय से भी बड़ा था। अपने बचपन के एक दिन को फिर से जीकर और अपने डैड के साथ बहुत ही कीमती वक्त फिर से गुजारकर टिम को एक बहुत बड़ी बात समझ में आ जाती है कि जिंदगी का हर दिन एक टाइम ट्रेवल ही तो है। जो हमारा आज है कल उसे ही हम सोचेंगे कि काश वो दिन हमें फिर से जीने को मिल जाए तो हम उसे बहुत अच्छे से जीएंगे। लेकिन देखा जाए तो भविष्य का गुजरा हुआ कल वर्तमान में अभी भी हमारे पास है आज के रूप में। इसलिए अपने आज को हम इस तरह जिए जैसे भविष्य से वापस आकर दोबारा जी रहे हो। जो गलतियां हम अक्सर करते रहते हैं उन्हें उस आज की गलतियां माने जिसे एक बार हम जी चुके हैं, और अब जो सामने है उसे भविष्य से आकर दोबारा जीने वाला आज माने, और ऐसे जिए कि कोई अफसोस ना रहे। अपने डैड के साथ इस आखिरी मुलाकात के बाद टिम बार बार अतीत में जाना छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि जिंदगी को बार बार बदलने से ज्यादा खूबसूरत है उसे जैसी है वैसे जीना। इसके बाद वो हर दिन को एक नए तोहफे की तरह जीने लगा। बस अब वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपनी खुशियों के लिए। दिन के हर पल को वो ऐसे जीने लगा है जैसे पास्ट में आकर फिर से ये दिन जी रहा हो। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।